हेलो, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज अजय? ठीक है, ठीक है। ये दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। कल हमने यहाँ तक देख लिया था, अल्कलिनिटी की बात हो रही थी। देखो, कैमरा ऑन करो अपना। उससे मुझे दिखता रहता है ना कि तुम्हें आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड। तो देखो, अब टाइट्रेशन की बात हो रही थी। ठीक है। तो टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है? टाइट्रेशन का कल हमने डिस्कस कर लिया था साथ में। टाइट्रेशन है बेसिकली जो ये हम कैसा भी टाइट्रेशन हो, हम करते क्या है बेसिकली। एक नीचे कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम अपना मटेरियल लेते हैं, लिक्विड लेते हैं और इसके ऊपर बूंद बूंद से पानी डालते हैं। तो यही काम हमारा यहाँ पर रहता है। ठीक है। देखो, तो इसने क्या किया कि भाई जो एल्कलिनिटी मेजरमेंट है, यहाँ पर हमने कल अपना डिस्कस कर रहे थे हम इस चीज को। जो एल्कलिनिटी मेजरमेंट है, हम अपना जो वाटर सैंपल है उसकी क्या माप रहे हैं, एल्कलिनिटी माप रहे हैं कि उसमें कितना बेस है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? टाइट्रेटिंग द वाटर विद एन एसिड। जो पानी है उसको हम एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे। मतलब नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें आप वाटर रखेंगे और ऊपर जो ट्यूब है उसमें क्या रखा जाएगा, एसिड रखा जाएगा एक। एंड डिटरमाइन द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ एल्कलिनिटी। हाइड्रोजन इक्विवेलेंट ये मैंने आपको बता दिया था। एसिड बेसिकली इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक। और जो वाटर है इसमें एल्कलिनिटी है, इसमें OH माइनस आयन होते हैं। तो कितने हाइड्रोजन आयन कितने OH माइनस आयन के साथ इस्तेमाल हुए, ठीक है, तो उसका हम पता करते हैं। ठीक है। और इसको हम किसकी टर्म्स में या किसके अनुसार प्रदर्शित करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके अनुसार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये स्टैंडर्ड जो करेंसी चलती है वो कैल्शियम कार्बोनेट चलती है। ठीक। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये क्या कह रहा है? इफ 0.02 नॉर्मल H2SO4 इज यूज्ड इन टाइट्रेशन विद 1 ml ऑफ एसिड विल न्यूक्लाइड। ये क्या कह रहा है? इफ 0.02 नॉर्मल, ये जो n लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अब केमिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे। ये कह रहा है, देखो, इफ यदि 0.02 नॉर्मल H2SO4, अगर आप कौन सा H2SO4 यूज करते हैं, 0.02 नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये होता है, अभी तो नॉर्मेलिटी, चलो, कि आपने जो H2SO4, ये बेसिकली कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन होती है एक बार देख लेते हैं, चलो। वैसे इतनी कहीं कहीं पे जरूरत तो पड़ेगी इसकी। देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एन एसिड और बेस, अगर हम एसिड या बेस के, द इक्विवेलेंट्स आर हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर डोनेटेड बाय ये। फॉर एग्जांपल टू इक्विवेलेंट ये है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन।
ठीक है, ये होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक, इसमें मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी मिलाया हुआ है, इसमें आपने कुछ एसिड डाला हुआ है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाला हुआ है, ठीक। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। बेसिकली जैसे 0.02 नॉर्मल है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा एक तरीके से कि भाई 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी, आपका HCl हो गया डिवाइडेड बाई 1 लीटर सोल्यूट हो गया। बेसिकली कितना आपने एसिड डाला डिवाइडेड बाई कितना पानी था या सॉल्यूशन कितना था, एक तरीके से कंसंट्रेशन को प्रदर्शित कर रहा है ये, ठीक। तो ये कह रहा है कि अगर आपने 0.02 नॉर्मल H2SO4 इस्तेमाल किया है, H2SO4 होता है एसिड खतरनाक वाला, इज यूज्ड इन टाइट्रेशन, अगर आप इस एसिड का इस्तेमाल टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हो, देन 1 ml ऑफ एसिड, मतलब तब 1 ml एसिड विल न्यूट्रलाइज 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। आई बात समझ में? मतलब कि तब 1 ml एसिड किसको न्यूट्रलाइज करेगा, 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो हमारा H2SO4 है उसका 1 ml जो एल्कलिनिटी है, उसको अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में दिखाएं तो वो 1 मिलीग्राम एल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। तो 0.02 नॉर्मल H2SO4 मीन्स, इसका मतलब है 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 पर लीटर, ठीक। चलो अभी देखते हैं आगे आगे ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये क्या मतलब होता है। देखो, ये कह रहा है 1 ml ऑफ एसिड है 0.02 बटे 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। अभी इसने पर लीटर बोला था, अब इसने 1000 से डिवाइड किया है, ये इसने ग्राम को जो है, जैसे 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी थी ना, ठीक है, ये इसने कैसे लिखा। हम्म, देखो, इस चीज पे तो अभी हम आएंगे। सबसे पहले तो एक तो चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो इसमें क्या है। देख, जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल पर आते हैं, ठीक। जैसे कोई पानी का सैंपल है, ठीक, उसमें क्या है, 210 ग्राम कार्बोनेट आयन है, 122 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, 68 ग्राम ये है। व्हाट इज द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कह रहा है कि भाई जो पानी है उसमें ये है और ये है, इतने इतने ग्राम, ये सारी चीजें हैं। तो आप इन सभी को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, ठीक। अब इस इनके सभी के आपको ग्राम इक्विवेलेंट बनाने पड़ेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये हम किस तरह से करके चलते हैं। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फंडा होता है, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग। ये वाली जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसी भी कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो ग्राम इक्विवेलेंट सबका रिएक्ट करता है, मतलब कि जो क्वांटिटी एक की होगी वही क्वांटिटी दूसरे की होगी। जैसे मैं क्या कहना चाहूँ, जैसे कोई मैं रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे ये है फॉर एग्जांपल NaOH प्लस, कल हमने ये रिएक्शन देखी थी, बराबर NaCl प्लस, ये हमने देखी थी। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है
और ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया तुम्हारा नमक, और ये हो गया पानी। हाँ, ये बेसिकली क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इसका अगर आप भार निकालो, वेट निकालो, तो कैसे निकालोगे? सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23 होता है शायद। देखो सोडियम का, जो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, 23 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड 1, क्लोरीन का होता है 35, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 23 और 16, 17, ये आ जाएगा आई थिंक 40 आ जाएगा ये, ठीक। और ये हो जाएगा 36। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या प्रदर्शित करती है? ये रिएक्शन ये प्रदर्शित करती है कि भाई 40 ग्राम जो NaOH है, वो 36 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। और बनाएगा कितना? ये Na23 प्लस Cl हो गया 35, और H2O, हाइड्रोजन H हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया, हाँ, ऑक्सीजन हो गया हमारा 16। 5 3 8, 3 2 5, और 16 और 2 18। एक्चुअली क्या है, ये बेसिक एक बहुत ही, कहना चाहिए, जो जिस तरह से केमिकल केमिस्ट्री काम करती है, ये एक बहुत ही बेसिक रिएक्शन है कि भाई 1 मोल NaOH का 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl और H2O बनता है। कहने का क्या मतलब है? मतलब 40 ग्राम अगर आपके पास NaOH है तो वो 36 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, 58 ग्राम NaCl बनाएगा और 18 ग्राम पानी बनाएगा। ये तो हो गई हमारी बिल्कुल बेसिक बात। लेकिन अगर हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें, ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट की क्या डेफिनेशन है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें आपको ये देखनी पड़ेगी। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें आप क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया आपका? 100। वैलेंसी कितनी हो गई? 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 50, ठीक। तो ग्राम इक्विवेलेंट, देखो ये दो तीन चीजें हैं, ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब वेट इन ग्राम कैसे निकलता है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक। तो कैल्शियम का होता है आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है, कुछ ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 16। 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो गुणा 3 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 और 12, 40 और 12 हो गया 52, प्लस 16 थी 48, कितना हो गया ये? 100 हो गया, ठीक। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 100। अब बात आती है वैलेंसी। वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है? देखो जो कैल्शियम है, कैल्शियम कैसा होता है? 2 पॉजिटिव आयन होते हैं इसके। और कार्बोनेट में कितने आयन होते हैं? 2 माइनस आयन होते हैं, ठीक है। तो यही वैलेंसी लिखी जाती है हमेशा, ठीक। तो बटे 2, आगे समझ में? वैलेंसी ये हमेशा सेम होंगी, ये जब भी आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ गया तुम्हें निकालना। इसी तरीके से हम यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया 40, ठीक है, बटे वैलेंसी कितनी है इसकी। अगर हम इसके ग्राम, हम क्या निकाल रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ठीक। इक्विवेलेंट वेट, पहले चलो इक्विवेलेंट वेट ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया ग्राम। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट,
तो वेट इन ग्राम है 40, वैलेंसी है 1, NaCl की, ये NaOH। ठीक है बेटा, क्योंकि Na प्लस चार्ज रहता है 1 का, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज रहता है -1 का। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डीप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे तक आपके काम आएगा ये। फिर इसके बाद HCl 36। देखो इसमें वैसे भी ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन पे 1 का चार्ज रहता है, क्लोरीन पे 1 का चार्ज रहता है, 1। ठीक, इसी तरीके से 58, सोडियम पे 1 का चार्ज, क्लोरीन पे 1 का चार्ज, ठीक है, प्लस 18/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 है लेकिन ऑक्सीजन पे, ठीक, 2 का चार्ज रहता है। चलो ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए। अब इसके बाद हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट 40, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका भी आप निकालोगे वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इस तरह से आप निकालोगे। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट सबके कितना आता है, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ठीक है, ये भी बनाया। तो ये यही चीज कहना चाहता है कि हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट एक ही रिएक्ट करता है। इक्विवेलेंट वेट अलग हो सकता है, ग्राम अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन आपने बनाई है तो उसमें हर, देखो क्या हुआ इस चीज का, NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, HCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, NaCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो बेसिकली जितने भी हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो सब रिएक्शन लिखी थी। कोई भी रिएक्शन हो दुनिया में, कोई भी दो पदार्थ अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो पहले का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में है? देखो यहाँ पर देखो सबका 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक, यहाँ पर भी देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका। ठीक, चलो अब ये क्या कह रहा है, 0.02 नॉर्मल H2SO4। जो H2SO4 है आपका कैसा है, 0.02 नॉर्मल है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ H2SO4। इसका मतलब 1 लीटर H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है H2SO4 के, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, आई बात समझ में बेटा? ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है, देखो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिख लेना, ये मैंने जो आपको यहाँ पे फोटो दिखाया था, कहाँ गया वो, एरा, नॉर्मेलिटी। ठीक, ये जो n लिखा हुआ होता है ना, नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे सॉल्यूट का मतलब H2SO4 या HCl या जो भी चीज आपने पानी में मिला रखी है या सॉल्यूशन में मिला रखी है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो ये हमारी क्या आ गया समझ में, नॉर्मेलिटी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि भाई 0.02 नॉर्मल H2SO4 है। जरा मैं इसको साफ कर यहाँ से, H2SO4 हो गया, कैसा है, 0.02 नॉर्मल। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। उसमें क्या होगा, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन के अनुसार 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 1 लीटर में। ठीक, 1 लीटर में किसके, H2SO4 के। मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी प्लस H2SO4। ठीक, पानी प्लस H2SO4, पानी कितना है, 1 लीटर। ठीक, और H2SO4 कितना है, 0.02
ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, मतलब दोनों को मिला के 1 लीटर बन रहा है। ठीक, तो 0.02 नॉर्मल का मतलब आ गया समझ में कि भाई 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट किसके, H2SO4 के, और टोटल कितना सॉल्यूशन, 1 लीटर। ठीक, तो अब इसने क्या किया, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो अब जो है 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के किसके बराबर होंगे, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के, मतलब कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, चाहे आप H2SO4 लिखो इधर, और बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट लिखना रहेगा। यही इसने फंडा लगाया है यहाँ पर कि भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का हर जगह रिएक्ट करता है। अब ये 3 डेफिनेशन आती हैं। इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इक्विवेलेंट इसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकाला जाता है वो हमने देख लिया था। ठीक है, अब देखो 0.02/1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट की क्या डेफिनेशन है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो इससे आप टोटल वेट निकाल लोगे कितने मिलीग्राम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 0.02/1000 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू ग्राम ऑफ, बेसिकली आप इसमें ये निकालना चाह रहे हो कि भाई कितने मिलीग्राम हो गए। तो 0.02 इंटू 50/1000, देखो ये क्या है, ये आप क्या चाह रहे हो कि भाई मैं ग्राम इक्विवेलेंट को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहा है ये। ठीक है, यही करना चाह रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहा। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है आपका, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से वेट इन ग्राम कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला है। ठीक, ठीक, तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अनुसार आपको दिया क्या है, आपको दिया है 0.02/1000 ग्राम इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। ठीक, इसमें अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट इन ग्राम आ जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है बेटा, देखो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट इन ग्राम। ठीक, तो बस इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 50 अभी अभी निकाला, तो इन्होंने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 50 की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या मतलब हुआ इस चीज का, देखो ये कहना चाह रहा है 1 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4, जो ये था 0.02 नॉर्मल H2SO4 का 1 ml किसके बराबर होता है, 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो आप क्या लेकर चले थे शुरुआत में, ये मैं बताता हूँ सब यहाँ। देखो आप स्टार्टिंग में ये लेके चले कि भाई 0.02/1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर 0.02/1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम लेकर चले। ठीक, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे से रिएक्ट करता है। फिर इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो मिलीग्राम ये किसके बराबर हो गया, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो 1 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4, जैसे आपका 1 ml 0.02 नॉर्मल H2SO4 है। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 1 मिलीग्राम एल्केलिनिटी, जिसको आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बताओ अजय, थोड़ा सा है ट्रिकी ये, आ गया समझ में, मुझे बताओ डाउट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चले आगे। देखो अभी थोड़ा थोड़ा करके, बेसिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना डीप में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें समझने के लिए जरूरी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि ये कभी कभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो इसने सबसे पहले क्या किया कि बच्चों को सबसे पहले यही बताओ कि टोटल एल्कलिनिटी निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो क्या क्या दिया हुआ है इसने, निकालो।
कोई पानी का सैंपल है, क्या क्या है उसमें? 210 ग्राम कार्बोनेट आयन है, 122 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, 68 ग्राम हाइड्रोक्साइड आयन है। से करने की कोशिश करो। देखो बेटा, क्या दिया हुआ है इसमें? वाटर कंटेन 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट आयन कितने हैं? 210 ग्राम। ठीक, अब 122 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट के आयन है, 68 ग्राम OH के हैं, तो टोटल एल्कलिनिटी आपको बतानी है कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। ठीक है, इन सभी को आपको कैल्शियम कार्बोनेट की उसमें कन्वर्ट कर देना है। देखो, अब क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट सबके ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था, अभी देखा थोड़ी देर पहले, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो सबका आपको क्या निकालना पड़ेगा? ठीक, तो सबसे पहले तो हम इनका क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे तो हमें आसानी रहेगी, सीधे हम इस फॉर्मूले में लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो जैसे कार्बोनेट है, क्या निकाल लेते हैं आराम से, जो कार्बोनेट है इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकाला जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन के 16 गुणा 3 बटे वैलेंसी कितनी है बेटा? 2। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 आ गया। ठीक है, अब आ जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कितना हो गया? 1, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन 16 गुणा 3 बटे वैलेंसी कितनी है? 1। तो कितना हो गया ये? 16 3 48, 48 और 12 60 और 1 61। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कितना हो गया? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बटे बराबर 17। सबका निकल गया। हमने क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, समतुल्य भार जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखो, मॉलिक्यूलर वेट सबका कैलकुलेट किया, वैलेंसी से डिवाइड कर दिया। अब बात आती है ग्राम इक्विवेलेंट। अब जितना ग्राम में वेट दिया हुआ था उसको हम किस में डिवाइड कर लेंगे? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे देखो, 210 ग्राम कार्बोनेट के थे। ठीक है, तो 210 बटे 30 जो आपने अभी यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो 7 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, और जो 7 ग्राम इक्विवेलेंट कार्बोनेट के होंगे वही 7 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, क्योंकि कभी भी रिएक्शन होती है, चाहे कैसी भी रिएक्शन हो दुनिया की, हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट एक होगा। 122 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कितने होंगे? 122 बटे आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला 61। ठीक है, निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर उसके बाद आती है बारी, एक ये है 2 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हैं। ठीक, तो ये सॉरी 2 ग्राम, यही आपके 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या रहा आपका? 68 ग्राम हाइड्रोक्साइड आयन कितने थे? 68 ग्राम। ठीक, तो 68 ग्राम हाइड्रोक्स 68 बटे 17 बटे 1, मतलब वही जो हमने निकाल रखा है, तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर हो गई 7 प्लस 2 प्लस 4, 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, अब अगर आपको ये निकालना है कि भाई कितने मिलीग्राम हो गया, तो अब आपके 13 ग्राम इक्विवेलेंट है। 13 ग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। अब आ जाओ इसी फॉर्मूले पे, पुराने वाले पे। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है? ग्राम इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 13। वेट इन ग्राम कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? ये आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 50। ठीक है, देखो ये हमने निकाला भी था।
ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी जोड़ दो, ये हमेशा आपको याद भी रखना है, बार बार निकालना नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है, तो वेट इन ग्राम निकल जाएगा यहाँ से, 13 × 50 कर दो। ठीक है, बस ये इसने यही कर रखा, देखो। हाँ, टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर कितनी आ गई? 650 ग्राम। ठीक। चलो, अगला क्या क्वेश्चन है, और भी है कोई क्वेश्चन? ठीक, रिलेटिव। ठीक, इस पर हम आएंगे अभी। अभी हम कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कुछ लेडी जी की उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे कुछ ना, उसको भी देख लेते हैं, कहाँ पे मिलेगा वो। लेडी जी के, फोन फोन चाहिए था, फोन चाहिए था, चार्जिंग पे लगा दिए। हम्म, मेरे को ये क्वेश्चन कराना उन्हें अभी अभी। मेरे को उसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक, तो जैसे एक तो ना ये टेबल बना लेना। ना रहना तो इसको रहना था। चलो ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को,
हम्म। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, पानी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल मतलब कि उसमें जो बिजली बहती है, ठीक है, उसकी क्षमता, है ना, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें से पास कर सकते हो। एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड आर इंटर रिलेटेड। ठीक, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कल वो जो हमने ये सब पढ़ा था कि भाई जो घर में आरओ लगाने वाला आता है, तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसे इंक्रीज विद इंक्रीज इन टीडीएस। मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा, जैसे आपका पानी है, उसमें आपने क्या मिला रखा है, सॉल्ट मिला रखा है, नमक मिला रखा है। जितना ज्यादा इसमें पानी मिला, नमक मिला हुआ होगा, उतनी ही बिजली इसमें से तेज होकर जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टीडीएस। ठीक, तो इस चीज को आप नोट कर लेना। ठीक। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन भी देखो कैसे करोगे। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, ठीक, लेकिन इसको थोड़ा करने की कोशिश करो। कर दिया है कौन सा? रहने दे, चाहे बच्चे खा लेंगे, छोड़। तो मत चाहिए होगी। हम्म, हाँ जय आया समझ में। देखो क्या है, दो सैंपल हैं पानी के, ए और बी। उनकी पीएच वैल्यू दी हुई है 4.4 और 6.4। ठीक, तो ये कह रहा, ये पूछ रहा है कि जो सैंपल ए है वो कितना ज्यादा एसिडिक है सैंपल बी के मुकाबले। देखो पहली बात तो ये कि जो सैंपल ए हुआ, जो सैंपल है उसकी पीएच है इतनी, और बी की पीएच है इतनी। ठीक है, ये ऑन कर दी। ठीक, तो अब क्या होता है, इतना तो पक्का है कि जो ए है वो ज्यादा एसिडिक है। 7 से नीचे जो पीएच होती है, इसका मतलब होता है एसिडिटी।
तो किसी की पीएच अगर 1 है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, किसी की पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, कम एसिडिक है, बहुत कम एसिडिक है। अब जैसे ये है पीएच का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। पीएच होती है आपकी, ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक, पीएच है बेसिकली नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, ये फॉर्मूला होता है पीएच का, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, अब क्या दी हुई है, जैसे ए है, ए की पीएच कितनी दी हुई है, 4.4 बराबर नेगेटिव लॉग बेस 10 ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन ए लिख देता हूँ, है ना, हाइड्रोजन, ताकि हमें याद रहे कि ये ए। दूसरा है 6.4 बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये है हमारा पी का। ठीक है बेटा, इतना आ गया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, ये देखो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे इसको अगर मैं लूं, ठीक, तो इसको आप ऐसे देख लो, ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लेकर चलता हूं तो ये हो जाएगा -4.4 बराबर लॉग बेस 10, ये आपका ए की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक, तो देखो बेसिकली इसका क्या मतलब है, जैसे अगर लॉग क्या होता है बेसिकली, जैसे लॉग बेस 10 100, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका क्या मतलब है और क्या इसकी वैल्यू है। हम्म, इसका यही मतलब होता है कि 10 की पावर में कितनी बढ़ाऊं कि 100 हो जाए, 2। ठीक, तो हाँ ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है 10 की पावर अगर मैं -4.4 कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गई 10 की पावर -4.4। ठीक है, इसी तरीके से जो ये है Hb पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6.4। ठीक है, बस दोनों की हमें मिल गई, देखो इसने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, Ha पॉजिटिव ये, Hb ये, दोनों का अनुपात ले लो। ठीक, 10 की पावर -4.4 फिर 10 की पावर -6.6, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ पा रहे हैं। 6.4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100। सैंपल ए इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन सैंपल बी, तो सैंपल ए है 100 गुना ज्यादा एसिडिक है सैंपल बी के मुकाबले। ठीक, आगे देखो, हाउ मेनी, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम विल बी रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 90 ग्राम ऑफ 90 ग्राम ऑफ कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इसको देखो, ये पूछ रहा है कि भाई कितना कैल्शियम 90 ग्राम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बना सके। ठीक, इसको कैसे करेंगे, बेसिकली ये एक क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है, ये क्वेश्चन समझाना चाहता है इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट ये समझाना चाहता है। ठीक है, देखो रिएक्शन हमारी ये चलेगी, कैल्शियम 2 आयन होते हैं इसके, ठीक, प्लस कार्बोनेट 2 बराबर क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो इसने क्या दे रखा है, 90 ग्राम कार्बोनेट का दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि इसके कितने ग्राम इसके साथ रिएक्ट करेंगे। देखो हमें कुछ नहीं पता लेकिन एक चीज तो पता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका और 1
ग्राम इक्विवेलेंट इसका आपस में रिएक्ट करेंगे। चलो ये हमें ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपने देखा, वेट वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 90। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालो इसका। इक्विवेलेंट वेट निकलता है कैसे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 60 बटे, हाँ वेरी गुड, 60 बटे वैलेंसी कितनी है? 2। 12 प्लस 16 ती 48, 12 हो गया कार्बन का 12, 16 ती 48 बटे 2, 60 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 30। ठीक है, आ गया ना समझ में? ठीक है, जो तुमने 60 बटे 2 30, तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3 आ जाएगा इधर। तो मतलब 90 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 3 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इसके हैं तो इसके भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि कायदा क्या कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर ही रिएक्ट करते हैं। ठीक, अब जो कैल्शियम आयन है उसके कितने हो गए? 3 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फिर से फॉर्मूला देखो क्या है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट है बराबर इतना, वेट इन ग्राम आपको निकालना है, मान लीजिए मैंने उसको x बोल दिया, इक्विवेलेंट वेट। अब कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। कैल्शियम का कितना होता है? 40, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, और वैलेंसी कितनी है इसकी? 2। ठीक है, तो कितने ग्राम आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 20 गुना 3, 60। ठीक, आ गया समझ में? तो कहने का क्या मतलब है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम, 60 ग्राम रिएक्ट करेगा 90 ग्राम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में। ठीक है, तो वो यही कर रखा है। ठीक है, वही चीज देखो, सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने कार्बोनेट आयन के ग्राम इक्विवेलेंट बनाए, जो हमने बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले इसने इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाला। ठीक, फिर इसने इसके बाद सबसे पहले इसने इसका क्या कहना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट निकाला, फिर उससे इक्विवेलेंट निकाले, फिर उसके बाद वही चीज 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ इतना। देखो सही है। पढ़ो और करने की कोशिश करो इसे।
देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट समतुल्य कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ 117 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NaCl एंड 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 मोल ऑफ NaCl। ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड कितना है, 117 मिलीग्राम पर लीटर। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में। इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट मतलब समतुल्य। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वही फंडा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का बराबर होता है। ठीक। देखो अब ये क्या कह रहा है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है बेटा। तो इसका मैंने कर तो रखा है इसने, लेकिन नहीं, ये कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको कंफ्यूज ना कर दे। ठीक। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। देखो इसने क्या दिया हुआ है, 117 मिलीग्राम पर लीटर NaCl दिया हुआ है। चलो अभी इसी को ही देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 117 मिलीग्राम पर लीटर NaCl। NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालो। NaCl इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, सोडियम का होता है 23 होता है। देखें जरा इन्होंने, सोडियम का हाँ 23। ठीक है, और जो कैल्शियम क्लोराइड का होता है 35 या 36। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 23 प्लस जो क्लोरीन है, क्लोरीन का हम ले लेते हैं 35 बटे वैलेंसी। देखो सोडियम के पास सिंगल आयन होता है क्लोरीन, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। कितना हो गया बेटा ये 10, करो इसको, ये हो गया 58। ठीक। अब आता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेट। तो इसने कितना कह रखा है, 117 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, तो उठा के यहीं पर रख दो उसे सीधे, 117 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, हम इसे नहीं छेड़ रहे क्योंकि हमें मिलीग्राम लिखा हुआ मिल गया यहाँ पे। ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, आपने निकाला भी 58। करो जरा डिवाइड, 117 बटे 58 करो, कितना है, 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2। अब क्योंकि मिलीग्राम है तो इसको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिख लो। ठीक है, देखो अगर ये ग्राम पर लीटर होता तो इक्विवेलेंट पर लीटर लिख देते। अब यहाँ मिलीग्राम है तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दो। ठीक, तो आपके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 2। ठीक, अब 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसके, और 2 ही मिली इक्विवेलेंट पर लीटर किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। है ना भाई, यही तो हमने सीखा है आज के लेक्चर में कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अब क्या देखो, अब दो, अब ये देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के केस में इक्विवेलेंट वेट जो कि कितना है 2 बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक, तो फिर से वही लगाओ, जो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं इक्विवेलेंट, क्या था बेटा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वैलेंसी। नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर आपका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, वेट इन ग्राम कितना है,
ये आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? 50। ये अब आपको याद रखना है, बार बार अब याद वो मत करो, 40 प्लस 16 प्लस 48 बटे 2, अब याद रख लो 50। तो x कितना हो जाएगा आपका? 100 मिली इक्विवेलेंट पर, नहीं, ये हो जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर था, तो ये हो जाएगा आपका 100 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये लीटर वीटर से परेशान नहीं होना। ठीक है, जो भाई इसने दिया हुआ था मिलीग्राम पर लीटर, उसी में हमने लीटर को जो का तो रहने दिया। ठीक है, ये आपका 100 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। चलो अब हमारा अपना आंसर कंफर्म कर लेते हैं। हो सकता है पहली बार में क्वेश्चन समझ में ना आए, दूसरी बार में, लेकिन हम थोड़ा सा देखो, ये आ गया आपका 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NaCl कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आई बात समझ में? क्या है इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, या तो देखो 117 मिलीग्राम पर लीटर NaCl का बोल दो, या 100 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट का बोल दो, दोनों बराबर है। जैसे 80 रुपए बोल दो या $1 बोल दो, ठीक है, दोनों सेम है। आ गया? अब ये क्या कह रहा है? 2 × 10⁻³ मोल। यार ये मुझे नहीं लगता मोल का इतना इंपॉर्टेंट है, मोल वगैरह कहीं पूछा जाता है। ठीक। हम्म, ठीक है, इसे रहने देते हैं मोल वाले कंसेप्ट को, क्योंकि मोल इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। ठीक, चलो किसी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही। ठीक, अब हम आते हैं इस चीज पर। ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। ठीक, अब इस पर आते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं थ्योरी। ठीक, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयंस इन द एसिड, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं एसिड में, रिएक्ट विद द एल्कलिनिटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। जो एसिड में हाइड्रोजन, ये हमने वैसे कल भी देख लिया था। मतलब कि जो रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन कहीं पूछी नहीं जानी है, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपका इस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? पानी बनाता है। कल हमने देखा था ये। फिर कार्बोनेट आयन जो है हाइड्रोजन आयन के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। एक और हाइड्रोजन आयन जुड़ जाए इसमें तो क्या बना देता है? H2CO3 बना देता है। क्या कह रहा है? इफ एसिड इज added slowly to water and pH is rewarded for each addition, a titration curve similar to that shown in the figure is obtained। ये क्या कह रहा है कि अगर एसिड को आप धीरे धीरे पानी में मिलाता चले जाएं और पीएच को आप रिकॉर्ड करो, तो एक कर्व मिलेगा आपको। किस तरीके का? ऐसा कर्व मिलेगा, ये वाला। ठीक, ये जो कर्व है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? पानी में एसिड को मिलाते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले उसमें एल्कलिनिटी थी। ठीक, ये वही टाइट्रेशन वाला काम, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक, फिर अचानक से कम हुआ, फिर 8.3 पर आया। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? ये दोनों जो थे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, है ना? ये देखो, स्टार्टिंग में ये रिएक्शन चल रही है, हाइड्रोक्साइड वाली। हाइड्रोक्साइड के साथ ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो इस वाले फेज में जब पीएच आपकी 14 से लेके 8.3 तक या 8.3 तक पहुंची, तो ये दोनों रिएक्शन आपकी प्रीडोमिनेंट है, ये दोनों रिएक्शन चल रही हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक, जब आप इसके बाद आओ, इसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो आपकी ये वाली रिएक्शन प्रीडोमिनेंट हो गई 8.3 से लेके 4.5 तक। फिर 4.5 से आप नीचे आए तो आपकी ये वाली रिएक्शन प्रीडोमिनेंट है बेसिकली। ठीक, तो ये यही प्रदर्शित करना चाह रहा है, ये HCO3 माइनस है कि
किस रेंज में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक, बस इसमें यही है और ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बस बता दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ड्यूरिंग टाइट्रेशन। देखो ये क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू हाइड्रोजन कार्बोनेट एसेंशियली कंप्लीटेड इतना बड़ा इतना। देखो अब जैसे जैसे आप पानी मिलाते हो, ये कह रहा है पीएच आपकी घटती है, तो जितने भी कार्बोनेट आयन थे वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, HCO3 में, इज एसेंशियली कंप्लीटेड पीएच 8.3। तो जितने भी ये जो रिएक्शन हम देख रहे थे, ये जितने भी कार्बोनेट आयन थे आपके किस में कन्वर्ट हो गए, HCO3 में, कहाँ तक, 8.3 की पीएच तक। बट रिजल्टेंट HCO3 ऑल्सो, लेकिन इसको भी वही एसिड की हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होगी, इसको भी एसिड की रिक्वायरमेंट है, हेंस हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन इज थॉट टू हैव न्यूट्रलाइज। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो पीएच 8.3 है वहां तक आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन आपके आधे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। दूसरा कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH माइनस, जो आपका ये वाला आयन है, इसको pH 8.3 तक न्यूट्रलाइज माना जाता है। Hence this alkalinity is neutralized up to pH is completely neutralized up to pH 8.3। मतलब ये वाली जो alkalinity है ये pH 8.3 तक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये सब जो बातें हैं ना, इनको लिखना मत। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस अगर हमें कोई क्वेश्चन मिला इसके ऊपर, मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा कि कोई क्वेश्चन आता है इन सब चीजों पे। ठीक है, ये प्रोसेस क्या सिखा रही है कि जैसे जैसे आप जो पानी का सैंपल है, जो एल्कलाइन पानी का सैंपल है, उसमें आप एसिड डालते चले जा रहे हो, तो जो पहले क्या चीज न्यूट्रलाइज हो रही है, फिर दूसरा क्या चीज न्यूट्रलाइज हो रही है। अगला क्या है, द एसिड रिक्वायर्ड टू लोअर द पीएच इतने से इतना मस्ट मेजर द अदर वन हाफ। ठीक है, इसे छोड़ो। ये क्या कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, एट पीएच 4.5, pH 4.5 होती है, all the bicarbonate will have been converted to carbonic acid H2CO3 neutralized, hence amount of acid required to titrate sample of water to pH इतना is equivalent to total alkalinity of water। ये कह रहा है कि भाई 4.5, बस इस चीज को आप नोट कर लेना कहीं पे, कि जब तक pH आप 4.5 तक नहीं पहुंचा देते, तब तक जैसे ही pH आपकी 4.5 हो जाती है, आपका सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, ये क्या कह रहा है, M क्या है इसमें, P और M। देखो जैसे यहाँ पर ये जो कर्व है इसका, जैसे जैसे आप टाइट्रेंट मिला रहे हैं, ऊपर से जो आप बूंद बूंद डाल रहे हो, वो आप इधर की तरफ उसकी मात्रा बढ़ रही है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ चल रहे हो, पीएच आपकी नीचे की तरफ कम होती चली जा रही है। ठीक, तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको बोला इसने पी, पी पर क्या है आपकी पीएच कितनी है, 8.3, और एम पर आपकी पीएच कितनी है, 4.5। ठीक, तो ये यहीं पर ये चीजें बोल रहा है, अगर P आपका M के बराबर है, तो ऑल एल्कलिनिटी इज हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक एल्कलिनिटी कहा जाता है, P बराबर M/2 है, मतलब इनके बीच में अगर ये रिलेशन की बात कर रहा है, P और M दोनों बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों एक ही पॉइंट पर बैठ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी जो एल्कलिनिटी है हाइड्रोक्साइड है, P बराबर M/2 है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी है, P बराबर 0 है, सभी एल्कलिनिटी ये है, P लेस देन M/2 है, प्रीडोमिनेंट स्पीशीज आर कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, P ग्रेटर देन M/2 है, प्रीडोमिनेंट आर हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। ठीक, तो अगर हम इसको वैसे देखना चाहें, तो इसे हम किसी तरीके से समझ सकते हैं, अगर P बराबर M है, दूसरा क्या है, ठीक है इसे भी आप रहने ही देना, छोड़ो इसे, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया था।
कि वाटर में इतना कार्बोनेट है, इतना हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये हमारा 650 ग्राम आ गया था। ये क्या है? ये 250 ml सैंपल है, इनिशियल पीएच इतना 10, 30 ml इतना इज यूज टू ट्राइड इतना, व्हाट इज द टोटल एल्केलिनिटी? इस क्वेश्चन को करो, देखो कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 200 ml का सैंपल ऑफ वाटर है। ठीक, 200 ml सैंपल ऑफ वाटर, उसकी प्रारंभिक पीएच कितनी है? 10। ठीक, चलो फिर उसने क्या किया, 30 ml 0.02 नॉर्मल H2SO4 उसमें मिलाया। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द सैंपल टू पीएच 4.5। आपने इतना H2SO4 मिलाया तो उसकी पीएच घट के कितनी पहुंच गई? 4.5। व्हाट इज द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट? तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो 0.02 नॉर्मल, आप हर जगह यही देख रहे होंगे लिखा हुआ 0.02 नॉर्मल H2SO4, 0.02 नॉर्मल H2SO4। जो हमने क्या देखा था, ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने ये देखी थी स्टार्टिंग में, ये देखो, ये चीज याद रखो। देखो, ये हमने देखा था कि नहीं देखा, कि ये वाली लाइन, ये देखो, जो इस स्टेटमेंट को कह रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, पर ध्यान रखना है कि 0.02 नॉर्मल H2SO4 का 1 ml किसके बराबर है? 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कहीं पर अगर 1 ml 0.02 नॉर्मल H2SO4 लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? 1 मिलीग्राम एल्कलिनिटी किसके बराबर? कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर। ठीक, तो यही चीज हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखो क्या दिया हुआ है इसने, ये दिया हुआ है 30 ml 0.02 नॉर्मल H2SO4। क्या पढ़ा था? 1 ml 0.02 नॉर्मल H2SO4 किसके बराबर है? 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एल्कलिनिटी के बराबर है। ठीक है बेटा, तो 30 ml किसके बराबर होगा? अगर मैं यहाँ पे 30 ml लिखूं, तो 30 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होगा। ठीक, तो बस ये देखो, ये लिखा हुआ है। तो जो आपका ये था 200 ml का सैंपल था, उसमें 30 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, आपने इसको क्या कह दिया, इसको कहा था कि भाई इसकी जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ 30 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो टोटल एल्कलिनिटी आप निकाल सकते हो, वही आपका पुराना फॉर्मूला। ये मिलीग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 200 ml जो आपका पानी का सैंपल है, उसमें 30 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर आपको मिलीग्राम पर देखो, दो ऐसे देखो, 200, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। 200 ml में कितना है? 30 मिलीग्राम। ठीक, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 1000 ml मतलब 1 लीटर। 30/200 गुणा 1000, तो कितना हो गया? ये 5 से घटा
150 मिलीग्राम पर लीटर। बस इसने बस यही निकलवाया, 150 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक। देखो ये लिखा हुआ है 200 ml का मतलब है 200 ml में कितना है 30 मिलीग्राम, तो 1000 ml में कितना होगा 150। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई। चलो इसके बाद हम आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या दिया हुआ है? ठीक। थोड़ा सा ये टेबल बना लेना। इस टेबल में आपको क्या बनाना है? इस टेबल में आपको सबसे पहले तो ये इसे हटा दो, इसको नहीं लिखना। ठीक। जैसे कैल्शियम है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला? 40/2 करके। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक। मैग्नीशियम का कैसे निकाला? मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का आपने निकाला 24 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट बटे 2 करके। सोडियम Na+, 23/1 करके। बाई कार्बोनेट हमने निकाला था 61, नहीं बाई कार्बोनेट HCO3 ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता था आपका 61/1। सल्फेट, सल्फेट सल्फर का कितना होता है बेटा? सल्फर, सल्फर का वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का दुगना होता है। ऑक्सीजन का है कितना? 16। तो SO4 2- इसका कैलकुलेट करते हैं। जो सल्फर है, सल्फर का हो गया 32, और 16 × 4 64/2। 6 3 9 4 2 6 बटे 96/2 बराबर कितना हो गया? 48। और क्लोरीन, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का हमने निकाला था 35। ठीक है, 35 या 35.5। ठीक। अब ये आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट वेट। अब इसके बाद, ठीक, इस टेबल को भी रहने देना। ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। फिर इसके बाद हमें मिलीग्राम पर लीटर है कैल्शियम कार्बोनेट, बस इतना ही, यही टेबल बनाओ, मिलीग्राम पर लीटर है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आप तब बना पाओगे जब वो दिया होगा। ठीक है, तो बस हम इक्विवेलेंट वेट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, यही हमारे काम आएगा। ठीक है, चलो इसमें भी हमारा बस कैल्शियम कार्बोनेट का है। कैल्शियम कार्बोनेट से ही 95% क्वेश्चन आपके कैल्शियम कार्बोनेट से हो जाएंगे। ठीक। बस 50 क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, सिर्फ 50 की गुणा करनी रहती है। ठीक है, जो अब हम चलते हैं, तीसरा क्वालिटी पैरामीटर है पीएच। ठीक। तो इट रिप्रेजेंट द, मैंने आपको बताया था पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक। जो हाइड्रोजन आयन है हम किस में प्रदर्शित करते हैं? मोल्स पर लीटर में। ठीक। मोल्स, मोल समझते हैं, मोल क्या होता है? मोल, डेफिनेशन ऑफ मोल देखनी पड़ेगी। देखो बेटा, मोल क्या होता है बेसिकली, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ये कंसेप्ट। मोल बेसिकली क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम होता है। इसका क्या मतलब है? 1 मोल का मतलब होता है इतने कण, 6.022 × 10⁻23। ठीक है,
1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है? इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। मतलब कि कार्बन के इतने एटम या इतने जो अणु हैं, अगर आप उनका भार लोगे तो वजन कितना आएगा? 12 ग्राम। ठीक है, ये मोल की डेफिनेशन होती है बेसिकली। ठीक। इसी तरीके से जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कैल्शियम, कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40। मतलब इतने कण अगर कैल्शियम के आप यहाँ पर रखोगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। ठीक है। ऑक्सीजन ये है बेसिकली। तो जो कंसंट्रेशन है जो आप लिखते हो, ठीक, तो जो आप कंसंट्रेशन है वो कैसे लिखते हैं देखो, जो पीएच बराबर हो गया माइनस ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में लिखी जाती है। ठीक। अब दूसरा आता है जो पीएच है, उसको मापते कैसे हैं? पीएच पीएच इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पीएच आप किससे मापते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट आता है पोटेंशियोमीटर, और ये कलर इंडिकेटर के द्वारा भी मापा जा सकता है। ठीक। अब ये कलर इंडिकेटर कैसे करते हैं? कलर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर इंडिकेटर यूजेस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटेड। देखो, एक तो हो गया पोटेंशियोमीटर जो आपकी पीएच बता देता है, दूसरा तरीका है कलर इंडिकेटर। ठीक। कलर फॉर्म्ड इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर, जो भी कलर बनेगा, जो भी हमारा सैंपल है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, इंडिकेटर यूज्ड इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। इसका ओरिजिनल कलर होता है रेड, और इससे जो कलर पैदा होता है वो होता है येलो। ठीक। पीएच रेंज इज 2.8 टू 4.4, मतलब सिर्फ इसी रेंज में ये आपका काम करता है या बता सकता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है? एसिडिक इंडिकेटर है, बेस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 8.6 से 10.3 की पीएच तक चलेगा। ओरिजिनल कलर इज कलरलेस। जो फिनोल्फ्थलीन है आपका कलरलेस कलर का होता है, लेकिन अंत का कलर इसका पिंक हो जाता है। ये कैसा इंडिकेटर है? बेसिक इंडिकेटर। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके एसएससी या आरआरबी जेई के उससे। एसिडिक वाटर कॉजेज करोजन। जो एसिडिक वाटर होता है उससे कोरोजन होता है, और एल्कलाइन वाटर से इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप होता है। कोरोजन का मतलब वो उसकी दरारें, उसकी जो दीवार है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, खुरदनी शुरू हो जाती हैं। और एल्कलाइन से जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट जमता है, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप, पाइप के चारों तरफ। ये मैंने आपको फोटो भी दिखाया था इनक्रस्टेशन का। जो एल्कलाइन वाटर होता है उससे क्लोरीनेशन में भी दिक्कत होती है। ये आपने नोट कर ही लिया कि मिथाइल ऑरेंज आपका एसिडिक इंडिकेटर है और फिनोल्फ्थलीन आपका बेसिक इंडिकेटर है। ठीक। परमिसिबल लिमिट है, देखो क्या है? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी होता है, परमिसिबल लिमिट होती है 7 से 8.5, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 6.5 एंड नॉट बी ग्रेटर देन 9.2। ठीक है, 9.2 से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन करो। ठीक। क्या है कि कोई सैंपल है ग्राउंड वाटर का, उस जिसकी पीएच 7 है, उसमें 122 मिलीग्राम पर लीटर क्या है? बाइकार्बोनेट है। ठीक है। व्हाट इज द एल्कलिनिटी ऑफ दिस वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? जो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एल्कलिनिटी क्या होगी? 120 मिलीग्राम पर लीटर होगी, 100 मिलीग्राम पर लीटर होगी, 60 मिलीग्राम पर लीटर होगी, 200 मिलीग्राम पर लीटर होगी। करो इसको। ठीक। इसने जो बाइकार्बोनेट है मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका ये दिया हुआ है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। तो वही जो बाइकार्बोनेट है, इसका पहले इक्विवेलेंट वेट निकालो, फिर इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, फिर ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर करो, फिर उसकी गुणा करके इसका वेट इन ग्राम निकालो। करो।
करो इसको। क्या आया आंसर? हाँ जी। आ रहा है। देखो, इसमें क्या करना रहेगा। सबसे पहले थोड़े आराम से चलते हैं। 122 मिलीग्राम वो बाइकार्बोनेट है। ठीक है। बाइकार्बोनेट का क्या मतलब होता है? HCO3 माइनस। ठीक। पहली बात, देखो सीधा सा सवाल है, ये क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कोई सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर है, कोई सैंपल था जिसकी पीएच 7 है, उसमें 122 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। इसको आपको क्या करना है, व्हाट इज द एल्कलिनिटी ऑफ दिस वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी ही होती है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो 122 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट है, इसको आपको किस में प्रदर्शित करना है? कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में प्रदर्शित करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो HCO3 है इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। बेसिक चलो बिल्कुल। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक। मॉलिक्यूलर, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका? H का हो गया 1, कार्बन हो गया 12, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। तो 16 गुणा 3। वैलेंसी कितनी है? 1। तो 16 3 48, 48 और 12 60, 61 इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? जो भी वेट, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्राम में तो वेट देने की बजाय इन्होंने मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें तो
मिलीग्राम से मतलब है, जो दिया हुआ है ज्यों का त्यों लिख दो यहाँ पे। 122 मिलीग्राम पर लीटर। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका? 61। ठीक है। ठीक है, ये निकाला अभी थोड़ी देर पहले। ग्राम इक्विवेलेंट आपने बाइकार्बोनेट के निकाल लिए। तो दिया भी इस हिसाब से कि सीधे 2 आ जाए। ठीक है, 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है भाई, अगर यहाँ सिर्फ ग्राम होता तो इक्विवेलेंट आ जाता या ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता। मिलीग्राम पर लीटर है तो उसको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिख लिया। ठीक। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए इतने, दो, दो मिल गए, वो भी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। अब यही 2 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा बराबर वाला फंडा चलता है। अब देखो इसमें क्या है, 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है, इसको हम किस तरह से करेंगे देखो। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता था? वेट इन ग्राम, या वेट इन ग्राम की जगह, क्योंकि हम यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा, मिलीग्राम पर लीटर बटे वेट इन मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट आपने कितने निकाले? 2। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 50। और यहाँ पर आ जाएगा वेट इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक। तो बस यहाँ से आपका वेट इन, अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन बाद में तो सीधे करा करोगे क्वेश्चन। ये आ गया 100। ठीक है, बाद में तो सीधे करा करोगे कि अच्छा 122 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट है, तो 122 बटे 61 हो गया 2, दो ही कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए, 2 गुणा 50, 100। ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं उनको तमीज से बैठ के अपने हाथ से करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, तो तुम चीजों को समझोगे। ठीक, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्या कह रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जो हाइड्रोक्साइड आयन है किसी वाटर सैंपल में, उसकी कंसंट्रेशन ये दी हुई है 17 मिलीग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो पीएच कितनी होगी? ठीक है। तो जो देखो, जो POH का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो इसके हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है। वैसे तो मोल की क्या डेफिनेशन होती है? मोल होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। ये एक थोड़ा सा, अब ये केमिस्ट्री का है क्वेश्चन तो वैसे चलो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 17 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो ग्राम में ये 17 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, बटे मॉलिक्यूलर मास जो OH है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, O का हो गया 16, H का हो गया 1, तो कितना हो गया ये? 17। ठीक है। तो ये हो गया मोल्स ऑफ OH माइनस हो गए 10⁻³ POH होता है आपका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपका -3, बाहर एक माइनस लगा हुआ ही है, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक। POH आ गया आपका 3। ठीक है। तो एक इसमें ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, PH प्लस POH हमेशा किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लेना कहीं पे। पीएच बराबर हो गया, इन दोनों का योग हमेशा 14 होता है, तो पीएच आ जाएगी आपकी 11। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसे तो रहना दो इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, और क्या क्या पैरामीटर है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्डनेस। ठीक। तो जितना हमने आज पढ़ा है उसको आपको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। बैठो, मेहनत करो, चीजों को समझो। फिर उसके बाद, क्योंकि अब आगे हमारा सीधे यही सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। ठीक। टोटल हार्डनेस निकालने के लिए हम किस तरह से चीजों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक, वो सारी चीजें हम यही फॉर्मूले अब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब बहुत ही बेसिक चीजें रह जाएंगी। देखो, जैसे
ये है टोटल हार्डनेस आपको किस में प्रदर्शित करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो 6 मिलीग्राम पर लीटर आपका मैग्नीशियम दिया हुआ है, 100 मिलीग्राम, तो इसके आपके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं और सीधे आपको 50 से। अब ये जो इसने किया बहुत ही छोटा सा किया, 6 गुणा 50/12, 100 गुणा 50/20, बस इतना सा ही क्वेश्चन है ये। लेकिन ये आया कैसे, है ना, ये चीज आपको थोड़ा सा, ठीक। तो इसलिए इन चीजों को समझो, फिर उसके बाद अल्कलिनिटी, हार्डनेस, ठीक। ये सारी चीजें हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मिथाइल ऑर्गेन जो एल्कलिनिटी है, ये सारी चीजें, नाइट्रोजन कंटेंट हो जाएगा, क्लोराइड कंटेंट हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस थोड़े, फिनॉल मेटल। फिर इसके बाद आई थिंक कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके फिर हमें क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तो इतना तो नहीं, फिर हम इसके ईएससी और एसएससी के क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चंस में इतने करा दूंगा कि ये चीजें तुम्हारी टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आज तक पढ़ाया है उसे शांति से बैठ के नोट करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, कहीं पे कोई डाउट आए तो पूछो आराम से, ठीक है बेटा। तो इसलिए हिम्मत करते रहो, मेहनत करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट, कल मिलते हैं, ठीक है अजय, ठीक है बेटा, चलो, ओके, बाय।